अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। भाई किन सर्कमस्टांसेस में हम पहुंचे हैं और क्या सूरत हाल है शहर की, कराची की, अतराफ की, दीगर शहरों की? ये जो स्पेल आया है मौसम का, बारिशों का, ये कितनी बारिश बरसा सकता है? पहले ही लिटरली मुल्क तूलो अर्ज़ अगर आप देखें तो इस वक्त तबाही का शिकार है। और फिर आप हेडलाइनें सुनते हैं ना कि फ़लाँ पार्टी जो है वो इस शहर में पावर शो करेगी और फ़लाँ रहनुमा इस शहर में जो खिताबत का अमली मुजाहरा करेगा। तो फिर आपका खून खौलता है कि अगर कहीं पावर दिखाने की ज़रूरत है तो इन लोगों की मदद के लिए निकलने की और वहाँ पे अपनी पावर दिखाने की ज़रूरत है। जो बड़े तुरम खान और तीसमार खान बने फिरते हैं उनको चाहिए कि अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस मुल्क में जो हाल हुआ है सैलाब के बाद लोगों का, लिटरली लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। अच्छा, और हजारों की बात कर रहे हैं हम। विजुअल्स जो आपको दिखा रहे हैं ना, शाहीन कॉम्प्लेक्स कराची का जो हब है, जहाँ से चुंदरीगढ़ रोड और सारा मतलब एक बिजनेस सेंटर जिसको आप समझ सकते हैं वो है। ये वहाँ की आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये वहाँ एक बहुत पुराना दरख्त है, आज काउंसिल की तरफ से जो सड़क आती है वो उखड़ गया है और जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बाय द वे यहाँ। और आपको पता है ना कि ज़मीन वो इतनी नरम हो जाती है, इतनी कंसिस्टेंटली बारिशें हो रही हैं कि वो, वरना ये इंसान सोचता है कि भाई इतना बड़ा दरख्त कैसे, कितनी गस्ट ऑफ विंड होगी। इट्स नॉट अबाउट द विंड, इट्स अबाउट द ग्राउंड, कि वो बिल्कुल एक स्वेल करके एक क्या कहते हैं उसको, नरम सी चीज, खोखली सी हो जाती है और तो लिहाजा उसमें जड़ से उखड़ जाते हैं। इस दरख्त में रहना था जो कि इतना अच्छा, एक नया, मैं तो इससे मजाक ही कहूँगा, आई एम सॉरी बीइंग अ पेरेंट, मेरे ये जज्बात हैं कि जब बारिश की पेश गोई हुई, मतलब बारिशें हमने भी सारी उम्र पढ़ा है, बारिशें तब भी होती थी। चले जी, सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे। ऐसे कैसे चलेगा मामला भाई? मतलब हल्के बादल बरसे नहीं और स्कूल बंद हो गए। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, आपने निज़ाम नहीं ठीक करना, आपने क्या करना है, आसानी के लिए स्कूल बंद कर देने। मतलब दिस इज हाउ नेशंस प्रोग्रेस। याद दिलाइए, बिकॉज व्हेन वी वर यंगर, और ठीक है तूफान वगैरह तब भी होते थे, बड़ी बारिशें होती थी, कभी स्कूल को इफेक्ट नहीं कर। इवन इफ वी वुड हैव वांटेड टू कि भाई आज तो बंद होना चाहिए स्कूल, और हर बच्चे की शायद दुआ तो ये होती है। अब मेरा ख्याल है बच्चों की भी दुआ नहीं होती होगी, क्योंकि हर प्रीटेक्स्ट पे स्कूल तो बंद होता है। तो लिहाजा इधर थोड़ी सी क्या बारिश हुई, स्कूल बंद। अच्छा, स्कूल आज भी बंद, कल भी बंद, मतलब पहले ही पता है कि कल भी नहीं होने वाला। लिटरली 14 अगस्त के अतराफ 10 के बाजों के 10 को खोलें, बाज के 15 को खोलें, बाज के ये अगस्त के दूसरे वीक में इजाजत तो स्कूल खुलें। और अब तक ये बारिश की वजह से माशाल्लाह कल के साथ मिलाकर तीसरी छुट्टी हो जाएगी। तो ये तो सूरत हाल है हमारे स्कूलों की और तालीमी निज़ाम की, और यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स वगैरह भी कैंसिल कर दिए गए हैं। कमिंग बैक तो अगर आप टीवी देखें या सियासी रहनुमाओं के बयानात देखें तो ऐसा लगता है कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला है ही नहीं। हम हरीपुर में पावर शो करेंगे, हम फलाट ढमकाम में पावर शो करेंगे। आज बाय द वे PTI का हरीपुर में पावर शो है, वहाँ पे जलसा करेंगे, इमरान खान खिताब भी करेंगे। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, मुझे गुजारिश नहीं आप कंप्लीट करने दे रही कि तमाम तरह सियासी रहनुमा अपनी तवानाइयाँ इस वक्त, मतलब इतनी बड़ी सपोर्ट बेस जो सियासी जमात की है, वो अपने टाइगर्स को कहें, अपने वोटर सपोर्टर्स, हम तमाम फेलो पाकिस्तानी को कहेंगे कि भाई लोगों की मदद के लिए अपनी तवानाइयां पहुंच जाए मदद करने के लिए। अच्छा, बट कमिंग बैक टू द मौसम, बिकॉज मदद की भी बात हो रही है और हम ये भी जानना चाहते हैं कि कब तक ये सिलसिला भी चलेगा। चीफ मेट्रियोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं। सर, ये तो फोरकास्ट में था, आपने पहले हमें बताया हुआ था कि ये बारिशें होने वाली हैं, तो बड़ी कंसिस्टेंटली कुछ घंटों से हम देख रहे हैं। अगर इसको कहें कि बहुत तेज़ भी नहीं है बट रुक भी नहीं रही, तो ये वो बारिशें कब तक चलेंगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें 2 दिन है बस, आज का दिन और कल का दिन। और कराची के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ इतनी बहुत ज़्यादा उस तरह की, जिसे कहते हैं ना, जैसे पहले स्पेल हुए हैं बहुत वेरी हैवी फॉल्स, उस तरह की कराची के लिए नहीं है। इंटरमिटेंटली किसी वक्त थोड़ा तेज़ शावर्स होंगे, जैसे आज सुबह हुए हैं, लेकिन उसमें गैप्स आएंगे वक्फे से, कभी दरमियानी और कभी किसी वक्त तेज़। लेकिन सेंट्रल और अपर सिंध में खासा तेज़ स्पेल है। नवाबशाह से ऊपर के जो इलाके हैं, दादू, लाड़काना, जैकोबाद और उस तरफ कंबर, शदाद कोट और सखर, खैरपुर, उन इलाकों में तेज़ स्पेल है। आज दिन भर कह लें आप, कुछ गैप्स के साथ, मुसलसल नहीं, लेकिन कहीं पर तेज़ और कहीं पर खासी तेज़ मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। तो आज का दिन, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ अपर सिंध की अगर हम बात करें तो इंटरमिटेंट नहीं है, मतलब कंटिन्यूसली चलेगी बारिश, तेज़ हो या हल्की हो।
हाँ, ज़्यादातर बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादातर वही चलेगी वहाँ पर। आज का पूरा दिन ही, और कल फिर उसमें कुछ ज़ाहिर गैप्स आएंगे, वक्फा होगा, क्योंकि उसका जोर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा कल। पहले ही बहुत बुरा हाल है सखर, मीरपुर खास और अतराफ के इलाकों का। पानी कई कई दिनों से मुतादिद इलाकों में अभी भी खड़ा हुआ है। फिर बलोचिस्तान की बात करें तो अभी भी इत्तलात थी कि लसबेला में 2 मकामात पर सैलाबी रेला गुजर रहा है। बलोचिस्तान तो लिटरली तबाह हो गया है, कई कई गोट कई कई गाँव सफाई हस्ती से मिट गए। तो क्या इन बारिशों की कॉन्सेंट्रेशन मतलब बलोचिस्तान में भी हो रही हैं ये बारिशें, ये वाला स्पेल? जी बिल्कुल हो रही है जी। सिंध के ऊपर से जाहिर है ये स्पेल गुजर के फिर अगला मतलब आगे इसके बलोचिस्तान ही आता है। तो मेरे ख्याल में आज दोपहर के बाद यहाँ वहाँ सिलसिला शुरू हो जाएगा। वैसे तो कल भी हुई है हल्की फुल्की कहीं और कहीं दरमियानी, लेकिन ये कि आज के बाद, आज शाम के बाद वहाँ पर फिर तेज़ बारिशों का सिलसिला हो सकता है। अगले वहाँ तो 26 अगस्त तक बल्कि हो सकता है। कुछ इलाकों में बिल्कुल जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जोग और किला सैफुल्ला और उधर ज़ियारत वगैरह, वो जो इलाके हैं वहाँ पर तो 27 तक के चलेगा ये स्पेल ऑन एंड ऑफ। अच्छा सरदार साहब, बाय द वे जस्ट फॉर द पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ, कुछ विजुअल्स हम दिखाते हैं ना तो आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कहाँ की इतनी डेविस्टेशन है। यू नो इट्स बलोचिस्तान, क्योंकि बलोचिस्तान जिस तरह उखड़ा है, मतलब उखड़ रहा है, फ्लैट हो गया है, बहुत ही बुरा हाल है और वो इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल भी हो गया है। वो मिजरी जो नजर आती है और जनूबी पंजाब के इलाकों में बहुत बुरा हाल है। अच्छा सरदार साहब, हम मतलब अनप्रेसिडेंटेड रेन्स कह रहे हैं कराची में, दहाइयों से रहने वाले या मुल्क के इन हिस्सों में दहाइयों से रहने वाले, आपको पता है नॉर्थ और पंजाब सेंट्रिक तो बारिशें होती ही थीं। मतलब कितने साला रिकॉर्ड टूटा है, या कितने साल बाद या कितनी दहाइयों बाद इस तरह की बारिशें हुई हैं पाकिस्तान के इन इलाकों में? देखिए बलूचिस्तान में तो बिल्कुल लिटरली अनप्रेसिडेंटेड है, इसलिए कि बलूचिस्तान के वो दूर दराज इलाके यानी नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान और जो सदरन बलूचिस्तान है, जो बिल्कुल सिंध के साथ लगते हैं, यहाँ तक मानसून करंट्स पहुँचा करती थी और यहाँ पे बारिश हो जाया करती थी। जैसे लसबेला, खुजदार और ऊपर बारखान और सिबी, ये जो इलाके हैं इनमें बारिश हुआ करती थी मानसून की। और आगे कोयटा और उसके चागी डिस्ट्रिक्ट और नौशकी और नीचे फिर गवादर, पसनी और खारान, अवारान, उन इलाकों में नहीं हुआ करती थी, अमूमन बहुत कम होती थी, कभी रेयर चांसेस होते थे। तो वहाँ आप कह सकते हैं बिल्कुल सालों बाद इस तरह का इतना ज़ोरदार मानसून का स्पेल आया है कि उन सभी इलाकों में बारिश हुई है। इवन हमारे कोयटा वोयटा को क्रॉस करके आगे अफ़गानिस्तान तक में बारिशें हुई हैं इस मानसून हवाओं के नतीजे में। सिंध में भी जो अपर सिंध और सेंट्रल सिंध में जो बहुत तेज़ स्पेल हुआ है, पिछला जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया था उसके नतीजे में इतनी बारिशें नहीं हुई कभी। यानी नौशहर फिरोज़ असद डिस्ट्रिक्ट जिसमें हमारा एक स्टेशन है पड़ीदन, जिस पे इन अगस्त के दिनों में 1000 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो चुकी है। और इसी तरह से जुलाई में भी तकरीबन 535-40 मिलीमीटर। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये भी बताइएगा, अब ये तो हमने बलूचिस्तान सिंध का देख लिया, कल परसों से हमने देखा है लाहौर में भी बारिश हो रही है, कभी कभार इस्लामाबाद में भी हो जाती है। मतलब उसको आप नॉर्मल बारिश कहेंगे या फिर यही मानसून का सिलसिला है और वहाँ भी चलता रहेगा? जी मानसून का स्पेल है जी। ये जो स्पेल अभी सिंध में दाखिल हुआ है, सिंध, जनूबी पंजाब और फिर नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, यानी ये इसका समझ लें कि सेंट्रल सिंध से ऊपर इसका फोकस है या सेंटर है। तो ये फैलते फैलते फिर उधर से बलूचिस्तान से होते हुए केपी, पूरा केपी और फिर नॉर्थ पंजाब पहले और फिर साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब इसके साथ ही आ गया, सेंट्रल पंजाब बाद में, पहले नॉर्थ पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान जीबी, इस तरह से ये मतलब। अच्छा सरदार साहब, ये सर कब तक चलेगा सर? बस हो गई है, आप बताएं। अब 25 के बाद 26 से ऑनवर्ड्स और फिर सितंबर शुरू हो रहा है, क्या बारिशें कब तक हैं? 26, 27, 28 ऑनवर्ड बारिशें हैं नहीं हैं? नहीं देखिए नॉर्थ में वो वही जो शुमाली पंजाब है, केपी के इलाके और नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, वहाँ पर 26 तक है। 27 से ऑनवर्ड फिर आगे वक्फा आएगा इंशाल्लाह। उसमें एटलीस्ट 5-6 दिन का, यानी अगस्त के जो बकिया दिन है और सितंबर के पहले 1-2 दिन उसमें इक्का दुक्का जगहों पे मतलब आइसोलेटेड सी कहीं। कराची और गिरदोनवा में बताएं। यहाँ भी खुश्क रहेगा मौसम। खुश्क से मैं कराची में तो आपको पता है ड्रिजल और बूंदाबांदी चलती है, लेकिन ये जो तेज स्पेल है ये कल खत्म हो जाएगा कराची में और बाकी सिंध में भी कल शाम तक। उसके बाद मतलब उसके बाद पहले आपसे कुछ दिन पहले बात की थी ना, आप कह रहे थे ये पूरा स्पेल जो है वो मिड सितंबर तक भी चल सकता है, तो वी शुडंट एक्सपेक्ट कि सितंबर तक बात जाएगी अब। जी बिल्कुल, क्योंकि क्लाइमेटिकली ना देखिए सितंबर के मिड तक एटलीस्ट आती रहती है मानसून हवाएं और बारिश होती रहती है, लेकिन हम कल दोबारा पूछ, आपको पता है बदलते मौसम की सूरत हाल फिर अपडेट होती रहती है, तो फिर हम दोबारा से आपको और आजकल सरदार सरफराज साहब हमारा रेगुलर फीचर ऑफ द शो हो गए हैं। थैंक यू सरदार साहब फॉर ऑलवेज टेकिंग आउट टाइम फॉर अस।
थैंक यू। और अच्छा जी, आपने प्ली की है सरदार सरफराज साहब से कि आप बताएं ना कब खत्म होंगे, मतलब कोई डायरेक्ट लाइन है कोई उनकी लगी हुई है? अच्छा मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपको पता ही है लिटरली मुल्क तबाह हो चुका है और उस तरह से अर्जेंसी फ्लड रिलीफ प्रोग्राम की हम नहीं देख रहे हैं। इससे पहले भी जब 2010 वगैरह में फ्लड्स आए थे तो हमने देखा था कि मुतादिद जगह कैंप, स्कूलों में एक मुहिम चली थी, मतलब हमने अपनी यूनिवर्सिटियों में खुद ट्रक लोड कर कर के भेजे थे मुतासरा इलाकों में, NGOs मुतहर्रिक हो गई थी। अभी आपको लग रहा है कि मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई हुई है, क्यों? क्योंकि हमारे रहनुमाओं की सारी कॉन्सेंट्रेशन है सियासत चमकाने पर। आज हरिपुर में PTI का जलसा है, 26 को बाय द वे बारिश नहीं है तो होपफुली इमरान खान साहब आ जाएंगे, कराची में कैंसिल नहीं करेंगे दौरा। भी देख लें कोई ना कोई कंसंट्रेशन और चल रही होती है, मतलब सारी प्रोविंशियल हुकूमतों को इस वक्त और कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ PTI या पंजाब या इन सारों की बात नहीं करूंगी, आप सिंध को भी देखें, आप बलूचिस्तान KP, सारों को देखें। इस वक्त और कोई हुकूमतों को बात करनी ही नहीं चाहिए। दिस शुड बी द ओनली टॉपिक। जलसे भी तो कोई और नहीं कर रहा ना हुमा, अब जलसे करने से कई बेहतर है कि आप मुतासरा इलाकों का दौरा करें और लोगों से वहाँ पे मुलाकात करें, क्योंकि आपके स्टैचर का लीडर जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, अगर वो एक कॉल दे कि भाई लोगों की मदद के लिए बाहर निकलें, तो लिटरली आप यकीन कीजिए कि इन लोगों की मदद हो सकती है। मतलब लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, टाइगर्स जिनको आप कहते हैं। सो हरिपुर में जलसा करना है, ठीक है, शौक पूरा कीजिए, लेकिन बहुत बेहतर हो कि मुतासरा इलाकों में निकल जाइए। कराची आ रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कराची में एक बहुत बड़ा जलसा किया था कराची में, लेकिन अभी 26 को ही एक और कराची में एक और जलसा है। क्या हासिल हो जाएगा कराची वालों? मतलब आपका एस्टैब्लिश्ड है वन साइडेड लव इमरान खान के साथ, मान लिया है, लेकिन आएंगे, जलसा करेंगे, चले जाएंगे। व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? मतलब खान साहब निकलें जरा कराची की गलियों सड़कों में जहां से उनके MNAs MPs इलेक्ट हुए थे, देखें ना, पूछें ना वहां पे लोगों से कि कितनी दफा आए वापस। में अभी जितवाया है PTI के ही कैंडिडेट को, तो लिहाजा कराची वाले कर कितना रहे हैं, लेकिन कराची को मिल क्या रहा है इन रिटर्न? तो 26 बिल्कुल कुछ दिन बाद ही है। सरदार सरफराज साहब ने मतला साफ होने का फोरकास्ट भी दे दिया, तो आए, जरूर आए, मतलब कोई बनता नहीं है कि आप ना आए। और ना सिर्फ आए, एक ग्राउंड में जलसा करके वापस ना चले जाएं, ज़रा निकलें अपने इलाकों में जहां से आपके MNAs MPs इलेक्ट हुए, जहां पे कराची ने आपको एतमाद दिया है, कराची ने आपको नेशनल असम्बली में जगह दी, अपनी नुमाइंदगी दी। पूछें लोगों से जाके, वोटरों से पूछे जाके, भाई हमारे MNAs MPs आपके पास आते थे, मिलते थे, आपके मसाइल हल हुए, नहीं हुए? आपके इलाकों में कितनी डेवलपमेंट हुई? बिल्कुल, मतलब पूछें लोगों से जाके। कराची तो खान साहब आप पे अपना प्यार निछावर करे चला जा रहा है, इट इज टाइम कि आप थोड़ा सा रिटर्न भी करें। एग्जांपल NA 245 जिसमें दोबारा से सीट जो है वो PTI को मिली है उस कारकर्दगी के बाद, बट व्हिच इज ग्रेट सक्सेस जो हमारे सामने है। इफ यू थिंक ऑफ इट, तो लिहाजा जरूर आए भाई, लोगों को सराहें, कुछ कहें कि बहुत अच्छी बात है, एंड देन स्टे for a while as well. Anyway, लेकिन अभी हम आपको ये भी बता दें कि ममनुआ फंडिंग केस और तोशाखाना रेफरेंस के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस बज़ाहिर यही बता रहा है कि इमरान खान साहब के लिए कानूनी महाज पर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और यही नहीं है, बल्कि इमरान खान का सियासी करियर भी बंद गली में जा सकता है इन मुश्किलात की जद में आकर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को सरेआम धमकियां देने पर अज़खुद नोटिस लेते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है। अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त को तलबी और शो कॉज नोटिस जारी किया है। और आपको ये भी बता दें कि SHO बनीगाला को इमरान खान को जारी शो कॉज नोटिस की तामील कराने का हुक्म भी दिया गया है। और अदालत ने दौरान समाअत कहा कि इमरान खान का खातून जज को धमकी देने का मकसद अवाम की नज़र में अदलिया के वकार और साख को मजरू करना है और इमरान खान का जज से मुतालिक तौहीन आमेज बयान इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश है। ये भी बहुत कुछ एक्चुअली बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उन्होंने मजम्मत भी की इस चीज़ की। और वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से ऐसे बयान की तवक्को नहीं की जा सकती, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था। अवाम का अदलिया पर एतमाद ख़त्म करने की कोशिश बराह रास्त तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है और इमरान खान ने इंसाफ के निज़ाम में रुकावट डालने की कोशिश की है। इमरान खान के तौहीन आमेज़ जुमले भी अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बना दिए गए हैं। अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर कानून भी हैं मुनीब फ़ारूक। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने वक्त दिया। मुनीब,
अब वैसे तो इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर भी एक पर्चा दर्ज हुआ है, फिर ममनुआ फंडिंग, तोशा खाना रेफरेंस वगैरह भी हैं, तौहीन अदालत वाले मामले भी हैं। तो आपको लगता है ये मामला जो डायरेक्टली नाअहली की तरफ जाते हैं, इमरान खान साहब को अब इन्हें सीरियसली लेना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, यकीनी तौर पर मामलात ऐसे हैं जिनकी संगीनी का अंदाज़ा अब सबको हो रहा है, और ये अंदाज़ा अब इमरान खान साहब को भी हो रहा है, क्योंकि ये सिलसिला अब शुरू हुआ ममनुआ फंडिंग के मामले से, वो भी अदालत के अंदर है, तोशा खाना भी इलेक्शन कमीशन के पास है, वहाँ पर भी जवाब मांगा जा रहा है। इसी तरह शहबाज गिल साहब की स्पीच और जो ऑन गोइंग चीज़ें निकल रही हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन में, वो भी ट्रबलिंग हो सकती हैं इमरान खान साहब के लिए। साथ ही साथ जो तकरीर उन्होंने ख़ुद कर दी है और जो कंटेम्प्ट का नोटिस उन्हें इशू हो गया है, ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इनको कोई लाइटली ले सकता है, या कोई इमरान खान साहब को अगर ये एडवाइस कर भी रहा है कि यू नो वाटर ऑफ अ डक्स बैक एंड यू शुडंट बी वरीड अबाउट इट। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि इमरान खान साहब को इन तमाम मामलात को संजीदा लेना चाहिए। ख़ास तौर पर तौहीन अदालत का जो मामला है उसको इसलिए अहमियत दी जा रही है कि यहाँ पर सिलसिला जो है वो एक खातून जज का है, और जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जो टोन था, जो इंटोनेशन थी जनाब इमरान खान की, वो ऐसी थी जिससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब को इन तमाम मामलात को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। राइट। अच्छा मुनीब, ये भी बताएं कि तौहीन अदालत वाले नोटिस की बात करें तो आम मशवरा जो है वो खान साहब को यही दिया जा रहा है कि वो सीधा साधा जाकर गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, बल्कि कर हम ये बात भी कर रहे थे अगर वो कर लें एंड इफ़ ही मीन्स इट तो बात ख़त्म भी हो सकती है। बिल फ़र्ज़ ऐसा नहीं होता, जो मोर चांसेस आर के ऐसा नहीं होगा, और वो कंटेस्ट करते हैं और फिर मुजरिम करार पाते हैं, तो क्या चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस नौयत की सज़ा ख़त्म कर सके? मतलब कि माजी में कोई कैसी कोई मिसाल है आपके पास? देखिए, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि इवन जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी है वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के तहत कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएगी और जो शो कॉज नोटिस है या वो डिस्चार्ज हो जाएगा, जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी कर देते हैं तब भी अदालत के पास इस्तेहकाक है कि वो उसको मानने से इनकार कर दे, उसको एक्सेप्ट ही ना करे और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। इमरान खान साहब को अगर यहाँ पर उनकी वो माफ़ी मांगते हैं या कंटेस्ट करते हैं और इवेंचुअली ये होता है कि अदालत उन्हें चार्ज कर देती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, बेशक टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को किया था। यहाँ मामला इसलिए कि इमरान खान साहब को अपेरेंटली ये कहा गया है उस नोटिस के अंदर भी कि ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है, यानी आप एक ऑलरेडी मामला जो कि सब जुडिस है, एक खातून जज हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं, पब्लिक प्रोसेशन में ले रहे हैं। मेरी दानिस्त के मुताबिक और बहसियत कानून के तालिब इल्म के ये कंटेम्पचुअस भी है और थ्रेटनिंग भी है जब आप किसी खातून जज का नाम ले रहे हैं, और अलाउ मी टू से कि एक सेक्सिस्ट रिमार्क है जो आप दे रहे हैं, तो इसकी रिपरकशंस होंगी। और इमरान खान साहब को अगर चार्ज किया जाता है तो 63(1) के तहत वो नहीं रहेंगे, वो अहल नहीं रहेंगे कि वो 5 साल तक कोई भी मेंबर बन सके नेशनल असम्बली के। सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरटर्न करती है या नहीं करती ये बात की बात है, लेकिन थ्रेशोल्ड ऑलरेडी इतना हाई है कंटेम्प्ट के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज किया हुआ है लोगों को कंटेम्प्ट में, डिस्क्वालीफाई भी किया हुआ है, सज़ा भी दी हुई है, लिहाजा प्रेसिडेंट मौजूद है। अच्छा मुनीब, लास्टली इमरान खान साहब की नाअहली के इशू पर यह बहस भी गर्म हुई है कि अगर इमरान खान साहब नाअहली से बच गए तो क्या नवाज शरीफ की बहाली का रास्ता निकल आएगा? लेकिन अब अगर कई केसेस हैं, हमने जैसे जिक्र ही किया, वो हो गए नाअहल, तो क्या नवाज शरीफ साहब का कोई चांस बचेगा? मतलब उनके लिए इनकी नाअहली बुरी खबर नहीं होगी? देखिए, मियां नवाज शरीफ ऑलरेडी भुगत रहे हैं, वो कन्विक्शन भी उनकी हो गई, उन्होंने सज़ा भी काटी, फिर बाहर गए, अभी अब्सकॉन्ड कर रहे हैं, वापस आएंगे, अदालत में अपना केस लड़ेंगे, अपनी अपील कंटेस्ट करेंगे। उनको नाअहल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, उस जजमेंट के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, इट वाज अ बैड लॉ, बैड जजमेंट उसके हवाले से कहा जाता है। अगर वही स्टैंडर्ड अपनाया जाता है तो इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब आपको डिस्टिंक्शन सिर्फ ये जहन में रखनी है कि 62(1) की नाअहली जो कि मियां नवाज शरीफ की हुई मिस डिक्लेरेशन के हवाले से या ऐसे मामलात में,
उसके अंदर ताहयात नाअहली है, जबकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है वो डील होता है 63(1)G के तहत, आर्टिकल 63 की सब क्लॉज 1G के तहत। उसमें जो नाअहली है वो 5 साल की है। लिहाजा इमरान खान साहब के लिए जो तोशाखाना का मामला है और जो ममनुआ फंडिंग का मामला है, अगर उसके सर्टिफिकेट को भी कंटेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर अगर वहाँ उन मामलात में इमरान खान साहब की नाअहली हुई तो वो ताहयात होगी, उसका स्टेटस 62(1)F के तरीके का होगा। जबकि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उन्हें चार्ज किया जाता है तो यहाँ नाअहली फ़र्क है। इन एनी इवेंचुअलिटी मेरे ख्याल में जो मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ है वो को अब अदालत से नाअहली के हवाले से तो नहीं मिल सकता, इसलिए क्योंकि जब तक 62(1)F की या तो तशरीह नहीं हो जाए या 62(1)F के तहत तरमीम हो जाए, जो कि 2/3 अक्सरियत के बगैर आइन में हो नहीं सकती, ऐसा कोई सिचुएशन लगती नहीं है। या तो अदालत अपने उस फैसले को रिव्यू करे, रिव्यू फाइल हो और 62(1)F की तशरीह बदल जाए और उसको 5 साल तक कर दिया जाए, तो फिर हाँ मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली भी 5 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी और दोबारा वो मेंबर नेशनल असेंबली बन सकते हैं अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करें और जीते। लिहाजा ये अभी सिचुएशन जो है ये काफ़ी इट्स ऑल इन द एयर। ठीक है जी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस और लेट्स सी क्या होता है, ओनली टाइम विल टेल। बाय द वे रिमाइंडर, आज शहबाज गिल को पेश किया जाना है अदालत में, लेट्स सी उनका मजीद रिमांड होता है फिजिकल या फिर उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया जाता है। सारी सूरत हाल है। अच्छा, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ जिसने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना रखी है, आज हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ टिप्स दी जाएं, कुछ आइडियाज़ और इन्फॉर्म हाउ टू कोप अप विद इट और हाउ टू डील विद इट, बिकॉज दिस इज लाइक द रियलिटी। हम बिजली के बिल्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज यकीनन हर किसी के घर में कोई ना कोई शौक और थोड़ी सी लड़ाइयाँ जो अबूज अमीज करते हैं ना, बत्तियाँ नहीं बंद की तो फलाना, अब बत्ती बंद करो या ना बंद करो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन अब लिटरली अपने चार्जर से बिजली बचाना, एक एक बल्ब से बिजली बचाना पड़ेगी हम लोगों को। अप्लायंसेज हैं, रात को सोने से पहले उनके स्विच ही निकाल देना। वो एक होता है ना जब आपने चीज़ बंद कर दी है तो स्विच लगा रहे, भाई लीकेज भी होती है बिजली की, तो अब वो भी अफोर्ड नहीं की जा सकती बिकॉज इतने बुरे हालात हो चुके हैं। अच्छा जी, गुज़श्ता दौर हुकूमत में महंगाई की चक्की में पिसने वाले आवाम की ज़िंदगी शहबाज दौर में इंतहाई हो गई ना तंग होने की। मतलब आप पूछे ही ना कि हुआ क्या है यहाँ पे। महंगाई की शरह 44% पर पहुँचने पर हम समेत आवाम की चीखें निकल रही हैं और इस पर बिजली के भारी भरकम बिलों ने तो आम आदमी को जिंदा दरगोर कर दिया। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। इस बार फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 गुना ज़्यादा बिल भेज दिए गए हैं और इस पर आवाम फट पड़े। मुख्तलिफ शहरों में घरों से बाहर निकल आए, बिल फाड़ दिए, जलाओ घिराव हुआ, सड़कें ब्लॉक हुई, धरने दिए। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स खत्म करने का भाई लोग नहीं दे सकते बिल, एंड दैट इज इट। ये बिल कहाँ से दें? कर लो जो करना, आगे देखें। ऐसा जो साहब खुद आए ने, सिटी वाले भी अपना दूसरे भी सारे आए ते पूरा हमला है। उन्होंने सानू यकीन नहीं कराई और टेबल टॉक बैठ के उन्होंने मजाक कीते ने। उन्होंने कहा ना ये बात बिल काट होने चाहिए। मिलकर मुल्क के लिए काम करें, आवाम के लिए काम करें, आवाम को रिलीफ दें। हम लोग अपने घरों के बिजली के बिल दें कि घरों का निज़ाम चलाएं। बिल इतने का आगे में इतनी महंगाई हो गई भी है कि बिल पूरे करें या घर के खर्चे पूरे करें, राशन पूरा करें, बच्चों की फीसें पूरा करें। ये इस हुकूमत ने भी बहुत हमें ना बस यकीन करें कि इतना के खुदकुशी पे मजबूर कर दिया है। किराया दें, बिल दें, तो इन्नी महंगाई हो रही है, कोई गुजारा नहीं चल रहा, बिल आ रहे हैं, रेंट का किराया दे मकान का खर्चा जात पूरे नहीं हो रहे अखराजात। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि मुल्क में फैला ये एहतजाज हुकूमत के लिए यकीनन ऑब्वियस ही होना भी चाहिए, तशवीशनाक बात है, क्योंकि ये लोग बिना किसी क़यादत के सड़कों पर निकल आए हैं। मतलब इनको कहीं से कॉल नहीं आई किसी लीडर से कि सड़कों पर निकलो। इस बात में ये आग लगी हुई है हर किसी के घर में और मसला ख़ास अवामी है। अगर इसे सियासी ईंधन मिला तो ये एहतजाज की एक आग जो है वो मुल्क भर में फैल सकती है, तो इसको अभी कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ जो हैं उनको इससे कोई सरोकार नहीं है और इसलिए के इलेक्ट्रिक ने सेमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली जो है वो 14 रुपये कितने पैसे 53 पैसे महंगी कर दी है। कैन यू इमेजिन? 14 रुपये 53 पैसे महंगी कर दी है, पर यूनिट की बात हो रही है इधर। ठीक है जी, और मज़ीद महंगी करने की एक्चुअली ये दरख्वास्त की है। ये इजाफा अप्रैल ta जून 2022 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। सादा मतलब ये है कि बिजली फराहम करने वाली कंपनियों का इरादा है कि अगले माह और बढ़ाकर बिल भेजे जाएंगे। आवाम के एहतजाज पर हुकूमत को कुछ ख्याल आया है, मजीद मांगा गया है, तो पहले वाला हो चुका है और इसको वो तो भुगत रहे ना मजीद। वो कह रहे हैं 14 रुपये 53 पैसे फी यूनिट मजीद बढ़ा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के दौरे के दौरान ऐलान किया कि बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये ऐलान भी नुमाइशी सा लगता है।
शूमी किस्मत देखिए कि हमें अब हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है, क्योंकि जो उनसे मुआहदा हुआ है उसमें अगर ज़रा भी उसमें तब्दीली आएगी तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हमने IMF से पिछले 2 दिनों में भरपूर मुशावरत की है और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं उनमें से 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन को अब ये इजाफी जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है नहीं देना पड़ेगा और वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से वो रात को सोएं। उनको अब ये इजाफी जो बेपनाह जो एक बोझ था 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन से ख़त्म हो गया है। होपफुली ऐसा हो। अब जरा बताते हैं जिसका 60 यूनिट बिजली का बिल आया हो ना, 60 यूनिट्स, तो उसको भी कुछ 3,500-4 हज़ार रुपए देने मतलब एक पंखा वो भी ब्रेक के साथ और एक बल्ब सिर्फ मगरिब के बाद से इशा तक अगर चलाए ना तो ही 60 यूनिट आपका आ सकता है बिल, उसमें भी आपका हज़ारों का बिल होगा। मतलब दिस इज क्रिमिनल। अच्छा जी, जरा बता रहे हैं कि 200 यूनिट तक माहाना के सारिफीन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुआफ करने की तजवीज़ है। बिजली के भारी भरकम बिलों में कोई रिलीफ मिले हुकूमत पर इक्तफा करना सर्टनली कोई दानिशमंदी नहीं होगी, हम सबको खुद ही कुछ करना होगा। इसके लिए हम कुछ आगे चलकर आपसे टिप्स भी शेयर करेंगे। एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमें बताएंगे कि हम किस तरह अपने घरों के बिजली के बिल कम कर सकते हैं, खपत कम करके। उससे पहले रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। तलाल चौधरी साहब, इस बार मुल्क भर में बिजली के बिल जो हैं जिस हिसाब से आए हैं सब इसके बोझ तले, मतलब बोझ तले क्या, बातें अब बहुत अखीर लेवल तक पहुंच चुकी हैं कि अब करना क्या है। तो अब ये बताएं कि 2 दिन पहले सुना था कि वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है और वही ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें हैं, चैन से वो बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए, वो तो उन्होंने कुछ रिलीफ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नुमाइशी साहब बैठूंगा नहीं, हाँ उन्होंने कहा नहीं बैठूंगा, फिर नुमाइशी साहब का ऐलान भी कर दिया। तो क्या ये नोटिस कीमत बढ़ाने से पहले नहीं किया जा सकता था? इतनी टेंशन दी क्यों? कोई टेंशनें कम है? गुजारिश ये है कि ये जो बिल थे ये नाकाबिले बर्दाश्त थे और इसके लिए सबसे पहली आवाज़ और सबसे पहला एहतजाज मियां नवाज शरीफ की तरफ से आया और इतना सख्त एहतजाज कभी भी उन्होंने अपनी पार्टी से या अपनी हुकूमत से नहीं किया जो बिजली के बिल्स के मामले पर मियां नवाज शरीफ ने किया। और उसके बाद यकीनन शहबाज शरीफ साहब या जो अलाइस की हुकूमत है वो चाहती है कि लोगों को रिलीफ मिले, लेकिन क्या करे, दुनिया भर में जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। उसमें यूक्रेन की जंग की वजह भी है, इस तरह और भी कुछ आलमी वजूहात हैं और वो तमाम चीज़ें ख़ुद हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए भी ख़जाना खाली है। उसके बाद IMF का मुआहदा है, यानी हमारे तो जो हुकूमत है उसमें लोगों को रिलीफ देने से पहले हमारी हाथ और पाँव PTI की हुकूमत बांध के चली गई है। कहीं IMF के मुआहदे से बांध गई है, कहीं अपनी नालायकी नाहली की वजह से उन्होंने वक़्त से पहले ना LNG ख़रीदी, ना उन्होंने कोई और पाकिस्तान के लिए एनर्जी का इंतज़ाम किया। तो मेरा ख़्याल है कि PTI की नालायकियों की जो प्राइस है वो लोग भी दे रहे हैं और उस तकलीफ़ से हम भी गुजर रहे हैं। अच्छा तलाल साहब, जो भी आप इस सिलसिले में कह लें, आपके इल्म में ही है कि मुल्क भर में बिजली के बिलों पे एहतजाज भी हो रहा है और ये बगैर किसी सियासी क़यादत के लोग निकल रहे हैं। ये नहीं है कि कोई एक सियासी जमात इनको कह रही निकले, लोग अपने तय निकले हुए हैं। लोग नहीं मान रहे कि आप रिलीफ नहीं दे सकते, लोग समझते हैं कि आप रिलीफ देना ही नहीं चाहते हैं। अगर इस पर सियासी फ्यूल छिड़क दिया गया तो ये एक तहरीक बन जाएगी जो आपके लिए संभाले नहीं संभलेगी। देखिए, एहतजाज बिल्कुल जायज़ हैं और एहतजाज हमारे ही लोग कर रहे हैं और ये एहतजाज उनका हक भी है और वो उनके नाकाबिले बर्दाश्त है। जो बिलों का मामला था, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ने अपना पेट काट के अपने ख़र्चे मज़ीद उस पर कट लगाकर बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया है और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जिसकी बना पर ये बहुत बिल ज़्यादा आए हैं उसको ज़्यादातर लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए उनका ख़त्म कर दिया है। टैक्सेस जो थे वो ख़त्म कर दिए हैं और उम्मीद है कि अब बिलों में जितनी रायत दे दी गई है उसके बाद वही बिल
आम आदमी को मिलेगा जो कि इससे पहले मिलता रहा है। कोशिश तो पूरी है, मगर क्या करें, एक हाथ से IMF बांध के चले गई ये PTI, दूसरे जो टांगे हैं वो बांध कर चले गए अपनी नलायकी नाहली से कि उन्होंने किया ही कुछ नहीं। अच्छा तलाल चौधरी साहब, आप ज़रा ये एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है और जिसके बारे में हम जिक्र करते भी रहते हैं कि सैलाब, बिजली, महंगाई, इतनी इश्यूज़ हैं, उनसे बढ़कर हुकूमत का सारा फोकस जो है वो इमरान खान पर लगा है। मतलब इसमें किसी भी आप एक्सपर्ट एनालिस्ट पूछ ले, सारों को यही चीज़ नज़र आ रही है। उनकी भी अटेंशन ज़रा डाइवर्टेड है। अब खान साहब भी आपको पता है संगीन केसेस में फंसे बैठे हैं, तो वो भी थोड़े से डाइवर्टेड हैं बिल्कुल। तो क्या वक्त आ नहीं गया कि हुकूमत की तवज्जो जो है वो भी अब सियासत से हटकर अवामी मसाइल पे आ जाए? मतलब कितना अब डिले करेंगे, मजीद कुछ कर लें अवाम के लिए भी? ये ड्रामेबाज, ये ऑस्कर अवार्ड याफ्ता एक्टर्स हैं सारे, इनको अहमियत आप भी ना दें, फिर हमें भी जवाब नहीं देना पड़ता। जब मीडिया अहमियत देता है तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हमें जवाब देना पड़ता है। हाँ, आप देखें शहबाज शरीफ साहब का पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा जो उन्होंने वक्त सर्व किया है वो उन्होंने सैलाब ज़दगान के साथ किया है। मजाक उड़ाते हैं कि जी वो बूट पहन के पानी में उतर गए हैं, वो बलूचिस्तान में लोगों के साथ खड़े हैं, वो वहाँ से बच्चों को ला के स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं, वो लोगों को रिलीफ के लिए चेक बांट रहे हैं, वो दिन रात कभी KP में और कभी सिंध, कभी बलूचिस्तान और पंजाब में, और ज़्यादातर वक्त शहबाज शरीफ साहब का उनके साथ रिलीफ के लिए सैलाब ज़दगान के साथ कटा है। इसी तरह हुकूमत का फोकस रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स हो रही हैं, और इसके साथ हम गुजारिश करेंगे कि सूबों की हुकूमत 18वीं तरमीम के पास ज़्यादा ताकतवर है। पूछे ना ज़रा यही सवाल पंजाब वालों से, यही सवाल पूछे अब KP से। इनको स्वाय इमरान खान के जलसे भरने के लिए, बसें भरने के लिए, या उन बसों में पटवारियों से रोटी और बोतलें और पानी इकट्ठे करने के लिए और पैसे लेने के लिए और कोई काम नहीं है। ये कहाँ है KPK की हुकूमत, कहाँ है पंजाब की हुकूमत? सबसे ज़्यादा सैलाब इन जगहों पर आया है। सो ये सवाल आपका जायज़ है। आप देख लें शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, सबसे ज़्यादा वक्त और सबसे ज़्यादा तवज्जो उन्होंने सैलाब ज़दगान पे दी है। बहुत शुक्रिया आपका तलाल साहब। एक तो सबसे ज़्यादा सैलाब में तबाहकारियाँ बलूचिस्तान में हुई हैं, जो आपके इत्तेहादी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। फिर हम खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से पूछ लेंगे। आप ज़रा सिंध वालों से तो पूछें ना, आपके कोलिशन पार्टनर है ना, आपकी कैप्टन ऑफ द शिप थे उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में जरदारी साहब, आप पूछें सिंध में, सिंध हुकूमत से कि वहाँ क्या हाल है, कितनी मदद की है, कितना रिलीफ अब तक पहुँचाया है। दूसरी बात यह है कि जो बातें होती हैं ना, हुकूमत ने अपना पेट काट कर आवाम को रिलीफ दिया। 60 से ऊपर की आपकी काबीना है, 44 लोग आप कतर लेके पहुंचे हुए हैं पता नहीं क्या करने के लिए। ठीक है, अच्छे काम भी कर रहे होंगे, हमें सपोर्ट मिलेगी, बहुत अच्छा दौरा है, हो सकता है इससे पाकिस्तान की मईशत भी मुस्तहकम हो, लेकिन इससे कम लोगों को ले जाकर भी गुजारा हो सकता था ना। फिर कौन सा पेट काटना, बहुत कौन सा पेट बात की है। और बड़ी बड़ी ये जो दिल की भड़ास निकली है ना, ये अवाम की दिल की भड़ास है। और तलाल चौधरी साहब से ये भी सवाल करना था कि हर सवाल का जवाब एक और सवाल में क्यों होता है? भाई जवाब दें, मतलब कि उससे पूछे तो उस हुकूमत ने क्या किया तो उनका देखे। दैट इज़ नॉट व्हाट वी आस्क्ड यू। और फिर ये कह देना कि जी अगर मीडिया ये सवाल करना छोड़ दे तो हम भी कहीं, आप हमें खबरें दे रहे हैं ना, मतलब आप करते क्या हैं? अगर आप हमें कोई जाके सैलाब ज़दगान जगह पे आप जाके किसी की मदद करेंगे वो, तो हम वही बातें करेंगे ना, हम क्यों कोई और बात करेंगे? ये मुकदमे तो ये बहाने बन रहे हैं तो रिपोर्ट भी हो रहे हैं, ये पेशियां हो रही हैं तो रिपोर्ट भी हो रही हैं, फिर उन पे बात भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है ना हमारे न्यूज़। यू मेक द न्यूज़। आप लोग जो करते हैं हम उसको नरेट करते हैं, तो लिहाजा प्लीज एग्जैक्टली इसको लुक इनटू दिस। और ये कोई जवाब नहीं था। हमने एनर्जी कंजर्वेशन एक्सपर्ट से भी बात करनी है, बिकॉज एटलीस्ट कोई और मदद नहीं कर रहा, तो हम तो कोशिश करें ना कि किस तरह हम बचा सकते हैं, अपने बिल वगैरह कम कर सकते हैं। हम अब बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्सपर्ट असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम जानेंगे कि भाई किस तरह से हम अपने बिजली के बिल कम कर सकते हैं, और किस तरह से वो लोग जो घर बना चुके हैं वो अपने घर में तब्दीलियाँ करें, या वो लोग जो अब इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर ओन हाउसेज हैं वो अपने घर में प्लानिंग करें। ये आइडियाज़ देना ना लोगों को कि जी अब आप अपने सोलर पैनल्स लगाएं, वो अनदर खर्चा है, वो इस वक्त नहीं हो सकता, जिन्होंने पहले कर लिया था। मतलब वो लाखों से कम पे भी कुछ हो सकता है, मतलब 18 लाख से कम पे भी कोई बात हो सकती है, मतलब 1-2 लाख अगर बचा के भी आप शुरू करें। असद महमूद साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और आज हमने लिटरली वो घरेलू टोटके वाली बात करनी है आपसे, क्योंकि टोटकों पे बात आ गई है। जितना भी हम खुद ही ऑब्वियसली बिजली का बिल आता है तो दिल चाहता है घर में सारी बत्तियां और पंखे सब कुछ बंद कर दो, उसके बावजूद
बिल फिर भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है, कुछ आप हमारी मदद करें सर। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है एनर्जी सिक्योरिटी का, और जिस तरह ये जो भी ज़रिया है, चाहे वो बिजली हो, गैस हो, आपका तेल हो, और अगर उसकी कीमतें ख़रीद जो है पहुंच से दूर हो रही हो तो इसे एनर्जी पॉवर्टी की इस्तिलाह इस्तेमाल होने लग जाती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में और यहाँ पर भी। तो नॉर्मली ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, वो अक्सर एक आपने देखा होगा उसमें पीक एंड ऑफ पीक आवर्स का जिक्र करते हैं, जो 3-3 महीने पे रूट शिफ्ट होते रहते हैं, उसके यूनिट रेट्स भी उसके हिसाब से बदलते रहते हैं, जैसे दिसंबर से आपका फरवरी, फिर मार्च से मई, एंड देन आपका जो है इसी तरीके से 3-3 महीने का इंटरवल, और 5 बजे से लेके आपका 9 बजे तक, 6 बजे से लेके आपका जो है वो 10 बजे तक, और 7 से 11। तो अभी जो अगस्त का महीना चल रहा है, ये 7 से 11 का जो टाइम है, जिस तरह लाहौर में है अभी, तो 7 से 11 का जो टाइम है लेस्को के मुताबिक वो पीक आवर्स में आता है, जहाँ पर आपका बिजली का यूनिट जो है उसका रेट ज़्यादा होता है बनिस्बत, अगर आपका 25-26 रुपये ऑफ पीक में है तो 33-34 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है वो पीक आवर्स में आ रहा होगा। तो इस तरह के जो वक्त हैं, सबसे पहला बंदा तो अपने ज़रूर जो ऐसे लोड वाली चीज़ें हैं, जिस तरह कपड़ों की धुलाई होगी, या आपका इलेक्ट्रिक स्टोव, या आपका एसी का इस्तेमाल, इस दौरानिए में सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा इस्त्री, जी इस्त्री भी, और इत्तेफाक से ये पीक प्राइम टाइम भी होता है जिसमें ड्रामाज और ये सारे चलते हैं। तो ये है कि हमने अपनी डेफिनेटली कंफर्ट जोन को भी डिस्टर्ब नहीं करना, तो एनर्जी एफिशिएंसी की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है उसके लिए कि सारे लोग अपना जो है लोड को मैनेज करें और उसकी मॉनिटरिंग करें कि एक दिन में एक बंदा या एक घर कितने बिजली के यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो जो स्लैब्स हैं, स्लैब्स का जो रेट उन पे लागू होता है वो अपने उस स्लैब्स के अंदर अपनी कंजम्पशन को रख सकें, जो कि आम बंदे को अभी तक यही नहीं पता। जिस तरह एक बाइक पे पता लग जाता है कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर वो तय करता है, या गाड़ी में पता लगता है, तो घर में एक दिन में कितने यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिक इस्तिलाह या ये सबसे पहला कदम होगा जिसकी बुनियाद पे जो है लोग आगे चल सकते हैं अपनी बिजली के बिलों को कम करने। यानी कि हम टाइम के हिसाब से जो पीक आवर्स हैं उसमें अपना बिजली का लोड कम करें। और सबसे पहले तो ये बड़ी आपने बात की है, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते वो ये इन्फॉर्मेशन हासिल करें, ये नॉलेज जरा हासिल करें और सीखें हमारे पीक आवर्स हैं, हाँ, ताकि वो इसको मैनेज कर सकें। जैसे मुझे पता है कि हमारे जो है कराची में यूजुअली रात 10 बजे के बाद मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि 11 बजे के बाद एसी जो है वो शुरू करूँ चलाना। 7 से 11 बजे तक हमारे आजकल पीक आवर्स चल रहे हैं। अब असद साहब हमें ये बताइए कि हम इसके ये तो हम कर लेंगे, और क्या चेंजेस करें? हम यूजुअली अपने मोबाइल चार्जर्स ऑन छोड़ देते हैं, या हम कोई घर में बल्ब, लाइटें, पंखों कुछ तब्दीली कर सकते हैं कि हमारे बिल कम आए? मतलब अगर अप्लायंस यूज ना भी हो रहा हो तो वो प्लग्ड इन होता है। जी, स्टैंड बाई लोड जिसे कहते हैं, पाइथन लोड बोलते हैं इसे, तो उसमें आपके आजकल देखें बहुत सी डिवाइसेस अपार्ट फ्रॉम टीवी का प्लग अनप्लग कर देते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम अनप्लग नहीं भी कर रहे होते, जिस तरह आपकी इंटरनेट डिवाइसेस होगी, CCTVs के जो आपके नेटवर्क सेटअप होता है। सिमिलरली हर घर में जो है लोड शेडिंग की वजह से एक भारी इन्वेस्टमेंट हुई है UPS में, या आपके बैकअप जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग जो है वो ले रहे होते हैं, जब बिजली आती है तो हैवी करंट ड्रॉ करके, और चार्जिंग इनएफिशिएंट चार्जिंग ऑपरेशन वो भी चल रहा होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको उस टाइम पे चार्ज ना करें, लेकिन बहुत से लोग जो इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं वो तो अपने डीप फ्रीज़र भी पीक आवर्स में बंद करते हैं, अपनी चार्जिंग को भी ऑफ पीक आवर्स में लेके जा रहे हैं। तो ये घर के अब सिर्फ पहले कहा जाता था कि ख़वातीन का बुनियादी किरदार है, लेकिन मेरे ख्याल से हर फर्द का किरदार है। बच्चे, अच्छा जो लोग बच्चे घर बना रहे हैं अब वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें? आपने कहा वो भी इसी स्टेज पे चेंज कर लें। जी, वो उसमें पूरी दुनिया में तो एक असूल होता है कि जब मीटर लगने से पहले ही घरों में जो है वो एक चेकलिस्ट बनती है कि इसमें ये अप्लाइंसेस लगें जो कि जो इंडोर्स्ड हों, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक एनर्जी कम खपत जिनकी कम हो, जिस तरह PSQC के मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वाले पंखे लगें, लाइटें लगें जो नोटिफाइड उनके हैं मैप्स, और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ उनको इंसेंटिव्स दे सकती हैं। जिस तरह गैस के पीछे आप इंस्टॉलमेंट्स पे देखें, सोलर गीज़र का एक कैंपेन चली रही, इसी तरीके से आप जो हैं वो एफिशिएंट जो मैप्स कंप्लाइंट जो पंखे हैं, लाइट्स हैं, अगर वॉल्यूम में ज़्यादा हैं, एक आम आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ ये दैट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप लोगों ने जो लिस्ट बना ली है, और हम आपको रिमाइंड भी करते रहेंगे। हुकूमतें इसलिए बनती हैं कि आवाम की खिदमत करें, गुड गवर्नेंस की मिसाल बने, लेकिन फवाद चौधरी अपनी KP हुकूमत और पंजाब हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं, ये सुन लीजिए।
हमारी जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, अगर IGDC इनकी बात नहीं मान रहे तो दे शुड गो पब्लिक और बताएं कि IGDC हमारे अहकामात नहीं मान रहे और अगर वहाँ से ले रहे हैं फिर वो बात हो जाएगी। अडयाला जेल में जो पिंडी की जुरिसडिक्शन में है, शहबाज गिल, वहाँ पे पहली रात उसको चक्की में डाल दिया जाता है। उसके बाद हमारे MNAs भी कौन, उमर अयूब मिलने जा रहा है, अली अवान मिलने जा रहा है, कमल शोज़े मिलने जा रही है, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स मिलने जा रहे हैं। उनको वहाँ पे फायर DIG कहता है, रोक के कहता है कि मैं तुम आप लोगों पे पर्चा काट दूंगा अगर आप लोग जो है आपने मुलाकात की जो है वो कोशिश की। अपनी मतलब प्रायोरिटीज आप चेक कीजिए कि अपनी बेबसी का इजहार करते हुए वो कह रहे थे कि इस पे काम करना चाहिए। बेसिकली फवाद चौधरी के तानों से तासुर यही मिल रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तमाम एनर्जीज जो है ना वो इमरान खान और उनके साथियों की हिफाजत में सर्फ होनी चाहिए। बज़ाहिर फवाद चौधरी का इशारा जो है वो परवेज़ इलाही की तरफ ही है, ऑब्वियसली और किसी की तरफ हो सकता है, क्योंकि शहबाज गिल को पंजाब पुलिस की तहवील में रखने के वाज़े अहकामात इमरान खान ने खुद दिए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था और इतलात आई थी कि परवेज़ इलाही और इमरान खान में इस मामले पर कुछ अनबन हुई थी। तो ऐसी बातें हो रही थी। अब ऐसी बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि 25 मई को PTI कारकुनान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले 150 से ज़ायद पुलिस अफसरान के खिलाफ जो मुकदमात कायम हुए हैं, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही उसके हक़ में नहीं है। इस मामले पर भी इमरान खान साहब नाराज़ हैं। शायद यही नाराज़गी दूर करने के लिए कल मोनस इलाही ने खान साहब से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही तो पहले ही हमारे प्रोग्राम में तस्दीक कर चुके थे कि छोटे मोटे इख्तलाफात तो चलते रहते हैं। पंजाब और हुकूमत में मैं वक्त ज़ाया करने के ख़िलाफ़ हूँ, बदलों के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि मैंने अपना वक्त नहीं ज़ाया करना। थोड़ा वक्त है जितना ये अल्लाह बेहतर जानता है और मेरी ये आदत कभी नहीं रही कि अपना मैं वक्त ज़ाया करूँ। मेरी सिर्फ फोकस होता है कि जो मैंने एंड ऑफ द डे लोगों को लेके जाना है कि मैंने लोगों ने नहीं पूछना आपने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वफाक के साथ, उन्होंने पूछना आपने काम कितना किया है। और ये बड़ा अच्छा स्पिरिट है, होना भी ऐसे ही चाहिए। बिल्कुल बात लेकिन तो अपैरेंटली इमरान खान साहब इसमें यकीन नहीं। और पेशगोइयाँ भी हो रही हैं जी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल आज शाहजेब खानजादा के साथ में प्रोग्राम में दावा किया कि चौधरी परवेज़ इलाही और PTI के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं और ये इत्तेहाद जो है ये ज़्यादा देर चलने नहीं वाला, ये उनका कहना था। अच्छा, इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने यह दावा किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सीजन 2 भी आने वाला है। सो उन्होंने भी कल एक TV प्रोग्राम में कह दिया। तो दावे तो हर तरफ से बड़े बड़े हो रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर और ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर हमारे साथ मौजूद है। रईस अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, शकील फरमान अली ने हमें ज्वाइन किया पेशावर से। रईस साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पुलिस अफसरान के खिलाफ केसेस का मामला हो या फिर शहबाज गिल की इस्लामाबाद पुलिस की हवालगी का मामला हो, इत्तलात हैं? राना साहब भी कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह, कि भाई परवेज़ इलाही और इमरान खान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, जो आपने बात की कि ये जो 25 मई का वाक़या हुआ था और उसमें जो है ये जो पुलिस अफसरान के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि जिनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, इस पर आपने ठीक कहा कि परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और IG भी जो है IG पंजाब, उसका भी मौक़िफ़ ये है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। इस तरह जो फोर्स है उसमें बदली पैदा होगी क्योंकि ऐसे इवेंट होते रहते हैं। अगर उन्होंने ये भी कहा कि हमें ज़रा ये कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि मुकदमे दर्ज करो, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमने जो ये मुकदमा दर्ज किया है, जो पंजाब असम्बली में उस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो वज़ीर आला का इलेक्शन हो रहा था, उसके अंदर जो वोट वो जो बैलेट पेपर वगैरह फाड़े गए, उसका मुकदमा दर्ज किया गया। तो कल जो नई हुकूमत आएगी वो इन पुलिस अफसरों इन अफसरान के खिलाफ पर्चे दर्ज करने शुरू कर देगी। हालांकि जो पंजाब असम्बली में जब इलेक्शन हुआ था उसमें ये आम देखा आपने कि ये कुर्सी चला देनी, मुक्का मार देना, धक्का मार देना, पेपर फाड़ देना, ये आम होता है। इस पर कभी पहले मुकदमे दर्ज नहीं हुए। उसमें ऐसा कोई नहीं कह सकते कि कोई ऐसा वाक़या हुआ, क्राइम हुआ कि मुकदमा दर्ज किया जाए। अब उन्होंने 5-6 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, तो कल वो जो उनकी गवर्नमेंट आएगी वो इनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करेगी। तो उस रोज़ भी जो है वो पुलिस की पूरी गवर्नमेंट की प्लानिंग से, गवर्नमेंट के हुक्म से हुआ था। इस तरह बार बार मुकदमे दर्ज करने से जो है वो फोर्स में बदली होगी। यही वर्शन है, मौक़िफ़ अपनाया है वज़ीर आला ने और यही मौक़िफ़ IG ने अपनाया। अब ये कह लें कि इसकी वजह से उनसे अनबन शुरू हो गई, क्योंकि जो इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का स्टाइल है कि बस कुछ हुआ बस उसे उतार दो
उसको पर्चा दे के अंदर कर दो। तो इसीलिए जो आपने बात की शहबाज गिल वाली, शहबाज गिल का जो मामला है वो पंजाब पुलिस रख ही नहीं उसे सकती, क्योंकि वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है और उस रोज़ जो जेल का मामला था उन्हें इस्लामाबाद कोर्ट लेके जाना था। जब अदालत में लेके जाएगी तो इस्लामाबाद पुलिस लेकर जाएगी। वो किस तरह कस्टडी में रख सकते हैं? कस्टडी में सिर्फ उस वक्त रख सकते हैं ये पंजाब की हदूद में कि क्योंकि जेल नहीं है इस्लामाबाद में तो अडियाला जेल लाएंगे। जब अडियाला जेल लाएंगे तो बड़ा सीन हुआ था ना उस दिन अडियाला जेल के बाहर भी, कई घंटों के बाद फिर इमरान खान साहब का तो मुबैना तौर पर जरा यही बता रहे थे जहाँ से अरेस्ट होते हैं तो वहीं की पुलिस नहीं, फिर अदालत ने कहा था ना कि इनका रिमांड अब मिल गया फिजिकल, तो अब इन्हें इस्लामाबाद। अच्छा शकील फरमान साहब, हम मुकदमात की बात ही कर रहे हैं तो अब सुनने में आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी PDM रहनुमाओं पर मुकदमात का सिलसिला जो है वो भी शुरू होने जा रहा है। ऐसी कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं, अगर आपको पता हो, और कौन कौन से रहनुमा हैं जिनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो रहे हैं? देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत अंगेज़ बातें जिन्होंने की हैं PDM के रहनुमा, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने सूबाई हुकूमत को दरख्वास्त की थी और उस दरख्वास्त के ऊपर जो है काबीना ने मंजूरी दी है और डेरा इस्माइल ख़ान में जो है एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको मिजाज अथॉरिटी जो है तैनात किया गया है। और अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से उनको शिकायत भी की है, दरख्वास्त दे दी है और उन्होंने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उन्होंने मुतलका DPO को जो है ये दरख्वास्त मार किया। अब DPO फ़ैसला करेंगे कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाएँ या कि नहीं। इसी तरह जो है थाना शर्की में जो है पेशावर में, वहाँ पर भी दरख्वास्त दायर की गई है और वहाँ पर भी जो है पुलिस इस दरख्वास्त का जायज़ा ले रही है। चलें, ये सब कुछ तो हो रहा है वहाँ पे। दूसरी तरफ लाहौर से हम जानना चाहेंगे रईस अंसारी साहब आपसे कि ये परवेज़ इलाही साहब और PTI के जो दीगर वज़रा हैं, अभी तक मामलात ठीक चल रहे हैं? मतलब एक आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप तो शायद ना हो। हम देखते हैं कि बार बार मोनस इलाही और वो मुलाकात करने के लिए भी जाते हैं, तो मोनस इलाही साहब तो मीडिएशन का किरदार ही निभा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने अब्बू से ज़्यादा इमरान खान के फ़ैन लगते हैं। है क्या अंदर की खबर, कितनी देर ये गाड़ी चल सकती है? देखिए, वो आपने बात ठीक की कि ये मामला जो है वो इतना बहुत ही आइडियल नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो मामला शहबाज गिल के बयान से शुरू हुआ जिस पे उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा परवेज़ इलाही ने बात भी की थी, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये चाहते हैं कि जो हमारा स्टांस है, जो हम लेके चल रहे हैं, जिस तरह जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वही उसी तरह जो है वो परवेज़ इलाही भी हमारे साथ लेके चलें। क्योंकि वो कहते हैं जी परवेज़ इलाही तो 10 सीट उनके पास हैं, हम तो 178 तो हमारी सीटें हैं, तो परवेज़ इलाही। लेकिन साथ में ये भी तो मौक़िफ़ है ना कि अगर ये 10 सीटें उधर चली जाती हैं तो इमरान खान साहब को पंजाब की हुकूमत नहीं मिलती। सो इन 10 सीटों की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, पहले भी मंजूर भुट्टो के दौर में भी ऐसे ही हुआ था। इन सीटों की बहुत ही अहमियत है। और लेकिन जो जिस तरह आपने बात की कि वो मानते नहीं हैं डिप्टी कमिश्नर, जो नहीं मानते उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, भाई आप उनको कानून के मुताबिक जब अमल करने का कहेंगे तो वो मानेंगे। जब कानून से हट के बात करेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ना काम करने के लिए। कि आप DPO को कहेंगे फ़लाँ के ख़िलाफ़ मुकदमा फ़लाँ के तहत दर्ज कर दो, उसकी कोई ग्राउंड बनेगी तो होगा ना। तो इसलिए इनमें मामला जो है, जो परवेज़ इलाही हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो 5 साल यहाँ पूरा स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जरा डिफरेंट है ना, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस डिफरेंट है। शकील फरमान साहब, आपसे भी पूछना चाहेंगे, अभी हमने एक शॉट भी चलाया था फवाद चौधरी का जो कि शिकवा कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, तो उनका कितना प्रेशर है? ये जो मुकदमात का जिक्र हुआ है जिनको कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर वहाँ से आ रहा है कि ये करो? देखें, उनका शिकवा बिल्कुल ठीक है और उसकी बड़ी वजह यह है कि 25 मई के जो वाक़यात हुए उसके बाद जो है यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहरे किए हैं और उन मुज़ाहरों में जो है MPAs और सूबाई वज़रा जो हैं वो शरीक हुए। 1-2 ही मुज़ाहरे ऐसे थे जिनमें जो है 2 सूबाई वज़रा ने शिरकत की है। और अगर आप ज़्यादातर मुज़ाहरे देखें तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि 2/3 अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में,
मतलब मेजॉरिटी जो है सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, तो उनके ना ही सूबाई वज़रा और ना MPs जो हैं उन्होंने मुजाहरों में शिरकत की है। और हाई कमान जो है पार्टी लीडरशिप उसने इस बात को महसूस किया है। और इसको आप देखें 2 दिन पहले पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन और परेश खट्टक साहब जो कि सूबाई सदर हैं उन्होंने भी शदीद बरहमी का इजहार किया है कि MPs कहाँ हैं, MPs को तो यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि जब ये फवाद चौधरी साहब और मरकज़ी लीडरशिप ने इनको कहा है तो इस्लामाबाद को काउंटर करने के लिए जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, तो अब यहाँ पे इन्होंने फैसला किया है कि ये PDM की क़यादत के खिलाफ जो है तवानाइयाँ मतलब MPs इन मामलों में सर्फ करें। आपको पता ही है सैलाब ने तबाही मचाई हुई है अक्रॉस द प्रोविंस। खैबर पख्तूनख्वा में मुताबिक इलाकों में सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी अपनी जगह हैं, तो MPOs को वहाँ बिजी नहीं होना चाहिए। फरमान बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे बिज़ी होना चाहिए। और आप देखें कि सूबे में जहाँ पे आप कह रहे हैं ना अमन व अमान की सूरत हाल भी जो है वो मखदूश है। पेशावर देख लें, मर्दान, DI खान, नार्थ वज़ीरिस्तान, यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल जो है जो कुछ पिछले 1-2 माह हैं उनमें जो है काफ़ी ख़राब हुई है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि MPs को इस तरफ अपनी तवानाई सर्फ करनी चाहिए। और सैलाब देखें बड़ी तादाद में सूबे में फसलें जो हैं मुतासिर हुई हैं, लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, कैंप्स में आबाद है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, MPs को इस तरफ जाना चाहिए और वो जाएं अपने इलाकों में और अपने हलकों में जाएं और जो लोग इस वक्त बेघर हैं उनकी खिदमत करें। लेकिन जो है सूबाई हुकूमत जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है लीडरशिप वो ये चाहती है कि MPs उस तरफ जाने की बजाय ये इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें कि रईस साहब 12 दिन पहले रईस साहब DI खान डिवीज़न का दौरा किया था परवेज़ इलाही साहब ने, उसके बाद किसी ने कुछ पूछा सैलाब ज़दा इलाकों में कि सूरत हाल है क्या, क्योंकि कहते जनूबी पंजाब तबाह हो गया। और जब बात करें तो आगे से जवाब यही आता है कि जी बहुत कुछ हो रहा है और इतनी अटेंशन दी जा रही है। क्या दी भी जा रही है? क्योंकि बिल्कुल जनूबी पंजाब की बात करें, इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। देखिए जहाँ तक परवेज़ इलाही की बात है, हुकूमत की बात है, वो तो लगे हुए हैं। लेकिन जो मैं बात आगे बढ़ाता चलूँ शकील फरमान की कि उनका ज़ोर इमरान खान का उनका ये ज़ोर होना चाहिए कि अपने MPs को कहें कि अपने इलाके में जाएं। जिस तरह हुकूमत ने भी अपील की फ़ंड जनरेट करें, उनका काम करें, लेकिन उनका ज़ोर ये होता है कि हर दूसरे दिन आप सड़क पे आ जाएं और सड़क पे जमा होकर मुजाहरे करें, एहतजाज करें। अब जो आपने देखा कि फवाद चौधरी को भी ये कहना चाहिए था, लेकिन वो इस तरफ है कि हमारे वज़ीर जो हैं वो खाली वज़ीर बनने के लिए थोड़ी आए हैं, वो आएँ और आकर अपना मुजाहरे करें, बाहर निकलें और उनका सिर्फ यही काम है। लेकिन देखें मैं और जलसे भी भरे ना, जब ज़ाहिर एक जगह पे जलसा होता है तो इर्द-गिर्द के सारे अज़लास से जलसे करें। मैं भर के लेके आते हैं। आपको छोटी सी बात बताता चलूँ, इन्हें थोड़ी ख्याल करना चाहिए कि जब ये मुजाहरे होते हैं उसमें 2-4 लोग ही नज़र आते हैं। एक डॉक्टर यास्मीन राशिद नज़र आएंगी, हमाद अज़हर नज़र आ जाएंगे, कब असलम इकबाल नज़र आ जाएंगे, बाकी तो नज़र भी नहीं आते। तो ये इनका ख्याल ये आ रहा है कि इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो पाकिस्तान जो है ना पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन इन्हें तारीख से सबक भी सीखना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक हमने वक्त देखा था कि जब लोग कहते थे कि अगर भट्टो को पकड़ा गया तो सड़कें बंद, पाकिस्तान बंद हो जाएगा, उसको फांसी हुई तो क्या कहते हैं क़यामत बर्पा हो जाएगी। ऐसी चीज़ नहीं है। और अभी देख लें कि इमरान खान के जब इमरान खान निकलते हैं तो कुछ वज़ीर नज़र आते हैं, बाकी तो नज़र भी नहीं आते। बाकी तो मुजाहरे में 4-5 के अलावा मैंने तो आज तक किसी MP MNA को मुजाहरे में भी नहीं देखा। तो इसलिए ये जो करने जा रहे हैं अभी इसको रोकें। अभी इस वक्त मुल्क की जो इकॉनमी की सूरत हाल है बहुत बुरा हाल है, मुल्क के सैलाब की वजह से बहुत बुरा सूरत हाल है। इमरान खान को सबको मिल के इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लोगों का बुरा हाल है, ये एहतजाज तो होता रहेगा, लेकिन हर रोज़ जो है आप देखें पॉलिटिकल जो है ना, जब तक स्टेबल नहीं होगा इकनॉमिकल स्टेबल मुल्क नहीं हो सकता। जो सियासी है वो अदम इस्तेकाम इतना बढ़ता चला जा रहा है कि उसकी वजह से जो सारा का सारा निज़ाम है वो उल्टा पुल्टा होता चला जा रहा है। अच्छा, ओवरऑल शकील फरमान अली आपसे हम सेंस लेना चाहेंगे, PTI की ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को, इनकी पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है? मतलब परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं लोग ओवरऑल जो चल रहा है सूबे में मामलात? देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब मरकज़ में हुकूमत थी तो उससे पहले आप ये अंदाज़ा लगाएं कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे और पहला मरला जो था
उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो हलके जो हैं और वो अजला चुने जो कि उनके स्ट्रांग होल्ड थे। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उनके मेयरशिप और तहसील चेयरमैन की सीटें हारी और बड़ा सेटबैक हुआ, चूँकि बेरोज़गारी भी थी, महंगाई भी थी और आवाम जो है बिजली और दीगर जो मसाइल थे उसके हाथों परेशान थे, तो उन्होंने अपना वोट जो है अपोजिशन तो और ज़्यादा परेशान है। लेकिन जी बिल्कुल, जहाँ तक अब परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं आपको ये बताऊं कि अब 3.5-4 साल हो गए आप इनका BRT प्रोजेक्ट देख रहे हैं। BRT प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुए 2-2.5-3 साल हो गए कि उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो गया, तो उसको जो है अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है। और इनका दावा था कि हम इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है ये ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम सब्सिडी नहीं देंगे। तो अब तक जो है इस प्रोजेक्ट में देखें तो 3 जो डिपोज़ हैं उनको तामीर नहीं किया जा सका है और उसकी वजह से जो है BRT लास्ट में चल रही है और करोड़ों रुपए की ये सब्सिडी दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब। मूविंग ऑन, एक आर्टिस्ट से मुलाकात करवानी है। अब्दुल्ला, आप जनाब, मार्शल आर्ट की एक किस्म है, क्या है इसे क्या कहते हैं? किलरी कहते हैं, कैलोरी कहते हैं, किलरी कहते हैं, कैलोरी कहते हैं, हम एग्जैक्टली जानने की कोशिश करेंगे। ये किस्म सदियों पुरानी है मगर आजकल खूब मशहूर हो रही है और इसे सीखने वालों में पाकिस्तानी भी शामिल हैं। दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी खावर इकबाल अब इसमें महारत हासिल कर चुके हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स में इसका मुजाहिरा भी करते हैं। इस गेम के बारे में दुबई से ही हमें बताएंगे सिप्ते आरिफ। तो बार नाम अवॉइड किया ना, बिल्कुल अवॉइड किया। सिप्ते आरिफ से जान के फिर दोबारा रिपीट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। ऑलराइट। कलरी मार्शल आर्ट का सदियों पुराना अंदाज, गेम नहीं योगा भी और कदीम इलाज बजरिया आयुर्वेदिक भी। दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, इसको कलरी पाइट कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स एंशिएंट, मतलब यहाँ से इजाद हुई थी। दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। दुबई में कलरी मकबूल होता जा रहा है और पाकिस्तानियों में भी चर्चा है क्योंकि पाकिस्तान के खावर इकबाल महारत हासिल करते जा रहे हैं। कई साल की ट्रेनिंग के बाद कलरी हथियारों का भी खेल है। डिफरेंट मार्शल आर्ट है जिसमें अलग एक्सरसाइजेज यूज होती हैं और वेपन्स बहुत होते हैं। जैसे आपको बताया कि इसमें जंजीरें हैं, इसमें डैगर्स हैं, इसमें वुड वेपन्स हैं और एक ख़ास जंजीर है जो कि यहाँ है, जो कि इसको उर्मी कहते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है, जो कि आप बहुत हाई लेवल में जाकर आप उसको सीखना पड़ता है आपको। दुबई में भारतीय रियासत केरला के कोच रईस गारोकल के जेरे तरबियत खावर इकबाल भी रहे। ये खेल मद्दे मुकाबिल को दुश्मन करार नहीं देता बल्कि चैलेंज बताता है, निमटना सिखाता है। When we are doing this martial, the philosophy concept is entirely different. That's I'm saying before. When a person came in front of us to attack, we didn't consider him as our enemy. We consider it is a challenge. Here we need to train or we need to teach, we need to learn how to face a challenge properly. खेल कदीमी तो अंदाज भी माजी से जुड़ा हुआ। इब्तिदा में ट्रेनिंग करने वाले को मिलता है सफेद कच्छा। Came for the classes, we will give him a white kacha, which means welcome to Kalari. Welcome to Kalari basics. And after each and every sessions, we are analyzing them. और जब ये कोई सीख जाए, इंसान का लाइफ स्टाइल बदल जाए। रिफ्लेक्सेस अच्छी हो गई हैं। मैं जो वेपन्स की ट्रेनिंग कराते हैं हमको, उससे आपकी बेसिकली आपकी मेमोरी और आपकी शार्पनेस, रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाते हैं। इकबाल खावर की ख्वाहिश कि भारत और पाकिस्तान इस गेम में ताउन करें, आगे बढ़े। The government of Pakistan gives the Indian chance and let Mr. Rais come and display his techniques. It will be a really big advantage. सदियों पुराना खेल लड़ना नहीं, दिफा सिखाता है, मजबूत बनाता है। सिप्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। कलरी, पहले तो नाम हमें समझ आ गया, कलरी और सफेद कच्छा और कलर और डबल, ये मेरे नेकर भी कह सकते थे, बट एनीवे साथ ही जी अच्छा नहीं होता होगा भाई इट्स नॉट अ फाइट। वो कहते हैं ये चैलेंज होता है, हाउ टू ओवरकम योर चैलेंजेस, और इससे आपकी माइंड जो है वो बहुत शार्प भी रहता है, रिफ्लेक्सेस आपके तेज होते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और कच्छा तो आपको मिल ही जाता है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त कतर के इंतहाई अहम दौरे पर हैं। तवक्को है कि कतर की जानिब से पाकिस्तान के लिए बड़े माशी पैकेज का ऐलान किया जाएगा और दोनों ममालिक में दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात की तारीख बहुत ही पुरानी है। शरीफ ख़ानदान का कतर के शाही ख़ानदान से दोस्ती का रिश्ता भी है।
वज़ीर आज़म अपने दौरे में वर्ल्ड कप जहाँ होना है फीफा का, उन स्टेडियम में से एक का दौरा भी करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप याद रहे कि इस साल नवंबर में कतर में शुरू हो रहा है, जिसकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ पाक फ़ौज सर अंजाम देगी और इस सिलसिले में मुआहदे की हतमी मंजूरी भी दे दी गई है। और लाखों पाकिस्तानी हैं जो कतर में एक्सपैट्स हैं, अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अपने मुल्क में ज़र मुबादला भेज रहे हैं, कतर में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सो कतर और पाकिस्तान के ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप और गवर्नमेंट्स की सतह पर रिलेशनशिप शुरू से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और वज़ीर आज़म भी बड़े अहम दौरे पर कतर में। एंड कतर इज़ ब्यूटीफुल बाय द वे, इंटरेस्टिंग।